जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड, जो कि आपका कोर्स टाइटल है पर्यावरणीय भूगोल का महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे, जिसमें आपके हाफ सिलेबस का इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। आपको बताया गया है कि हर एक पेपर का आपके 2 महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आएंगी, जिसमें दोनों मिलाकर आपको पूरे सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ये सभी जो क्लासेस कराई जाती हैं इसके PDF नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से जो है ले सकते हैं नोट्स और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्यावरणीय भूगोल जो है उसमें हमारे क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको अवश्य जवाब दिया जाएगा उसका रिप्लाई करके, जिससे आप अच्छे से उसको समझ सकें जो भी आपका डाउट है। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है पर्यावरण भूगोल का अर्थ क्या है। पर्यावरण भूगोल के अर्थ के विषय में हम जानेंगे। हमारा कोर्स टाइटल ही है पर्यावरण भूगोल, तो हम पर्यावरण भूगोल के विषय में समझ लीजिए। आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। पर्यावरण भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जो मानव और प्राकृतिक दुनिया के बीच पारस्परिक क्रियाओं के साथ स्थानिक पहलुओं का जो है वर्णन करती है। एक प्रकार से जो मानव है और प्राकृतिक दुनिया है, हमारी जो प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं, उनके बीच में पारस्परिक जो क्रियाएँ होती हैं और उनके जो विभिन्न स्थानिक पहलू हैं उनके विषय में वर्णन जो है पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत होता है। यह पर्यावरण के विभिन्न घटकों के व्यवस्थित विवरण और इन घटकों के साथ मानव की अंतर्क्रिया और पृथ्वी की सतह पर उनकी स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करती है। अगला हम देखेंगे पर्यावरण भूगोल जो है उसके जनक कौन है। दुनिया के प्रथम पर्यावरण जो है किसे माना जाता है। हिंदू धर्म के महान संत व पर्यावरण संरक्षक बिश्नोई पंथ के संस्थापक श्री जन्मेश्वर जी महाराज को दुनिया का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक जो है वह माना जाता है। पर्यावरण प्रथम वैज्ञानिक कौन है, जो कि बिश्नोई पंथ के संस्थापक थे और उनका नाम क्या था, श्री जमनेश्वर जी महाराज। वह दुनिया के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पर्यावरण भूगोल का क्षेत्र क्या है। पर्यावरण के भूगोल के 3 जो हैं केंद्र क्षेत्र हैं। कौन कौन से, पर्यावरण, मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया। अर्थात पर्यावरण के विषय में इसमें हमें पढ़ना होता है, मानव के विषय में पढ़ना होता है और मानव और पर्यावरण के बीच में क्या अंतर्क्रियाएं हो रही हैं उनके विषय में हम पढ़ते हैं। यह हमारे 3 जो है प्रमुख केंद्र क्षेत्र होते हैं किसके, पर्यावरण भूगोल के। अगला प्रश्न हमारा है पर्यावरण भूगोल की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण भूगोल की प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण का अभिप्राय उस वातावरण से है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। यह चारों ओर का वातावरण प्राकृतिक स्थितियों का एक मिला जुला रूप है जो कि धरातल, मिट्टी, वायु तथा पानी से निर्मित है। अर्थात हमारे चारों ओर का जो प्राकृतिक स्थिति है, जो एक प्रकार से वातावरण है, उसी को हम इसके अंदर जो है पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, पर्यावरण प्रकृति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। पर्यावरण इन सभी तत्वों का जो है प्रभाव न केवल मानव पर पड़ता है वरन पशु पक्षी पेड़ पौधे पर भी देखा जाता है। इस प्रकार सभी प्रकृति प्रदत्त शक्तियाँ प्राकृतिक पर्यावरण, वातावरण और पर्यावरण को निर्मित करती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 5वां प्रश्न क्या है, पर्यावरण भूगोल की संकल्पना के विषय में हम जानेंगे। तो इसको 2 संकल्पनाएं पर्यावरण अध्ययन की मानी जाती हैं। कौन कौन सी, पहली है आवास की संकल्पना। पॉलीमेंट्स एवं सेल्फोर्ड के अनुसार आवास यथार्थ भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों जैसे कि स्थान, स्तर एवं जलवायु का एक विशिष्ट समुच्चय है जो किसी स्पीसीज के समूह या एक वृहद समुदाय के परिवेश का जो कि यह निर्माण करती है। जीवों के आवासों के आधार पर संपूर्ण जैवमंडल को सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित पर्यावरण में बांटा गया है, जैसे कि अलवण अर्थात जलीय पर्यावरण, समुद्री पर्यावरण और स्थलीय पर्यावरण। जैसे कि जो लवणीय जल होता है वह समुद्र में पाया जाता है, तो हम समुद्री पर्यावरण के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं। अलवण जो जलीय पर्यावरण है उसको पढ़ते हैं और स्थलीय पर्यावरण पढ़ते हैं। अर्थात आवास के आधार पर इसको बांटा गया है। विभिन्न जैवमंडल को सुविधा की दृष्टि से हमने देखकर इसको पढ़ने के लिए बांटा हुआ है। अगली हमारी क्या संकल्पना है, जीवोम की संकल्पना। जीवोम का तात्पर्य उस वृहत्तम की पहचान
पहचानी जाने वाली सामुदायिक इकाई से है जो क्षेत्रीय जलवायु समस्त जीव जाति अवस्थर की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। अब हम जानेंगे पर्यावरण के अर्थ के क्या होता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। आपने पढ़ा होगा पहले ही, परिधन आवरण, हम चारों तरफ जिस से घिरे होते हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत आती है। पर्यावरण की रचना स्थानिक तत्वों वाले एवं विभिन्न सामाजिक आर्थिक तंत्रों से होती है। ये विभिन्न तंत्र जो हैं भिन्न भिन्न विशेषता वाले होते हैं और इन विभिन्न तंत्रों के साथ पर्यावरण कार्यशील रहता है। पर्यावरण की गुणवत्ता है कि स्थान जिस पर हम रहते हैं, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, आहार जिसे हम खाते हैं, जल जिसे हम पीते हैं तथा संसाधनों जिन्हें हम अपनी अर्थव्यवस्था को पुष्ट बनाने हेतु पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। अर्थात पर्यावरण के अंतर्गत केवल वायु, जल, स्थल, पादप आते हैं तथा मनुष्य एवं मानव समाज पर्यावरण की सीमा से यह बाहर रहते हैं। अर्थात जो आहार हम खाते हैं, ये सभी चीज़ें, जो भी हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, विभिन्न संसाधन है जिसका दोहन करके अपनी हम सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं या फिर उसका प्रयोग करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं, यह सभी चीज़ें जो है पर्यावरण की गुणवत्ता में आती हैं। जैसे कि जो पर्यावरण होता है उसके अंतर्गत वायु आता है, जल आता है, स्थल आता है, पादप आता है, परंतु जो मनुष्य एवं मानव समाज पर्यावरण होता है वह इसकी सीमा से बाहर होता है पर्यावरण के। अगला प्रश्न हमारा है पर्यावरण की परिभाषा बताइए। सविंदर सिंह तथा दुबे के अनुसार हम पर्यावरण की परिभाषा देखें तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में जो है परस्पर संबद्ध होते हैं। भौतिक तत्व स्थान, जल, रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैलें तथा खनिज जो है मानव निवास क्षेत्र की परिवर्तन विशेषताओं के और उसके अवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। जैविक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव जीवमंडल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से होते हैं? आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तत्व मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। एक जो जैविक चीज़ें होती हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? प्रकृति के अंदर आती हैं। विभिन्न जो सांस्कृतिक एवं आर्थिक जो भी सामाजिक राजनीतिक तत्व है यह सभी जो है मानव निर्मित के अंतर्गत आती हैं। अभी आपको बताया जाएगा कि एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ बताइए। शाब्दिक अर्थ अगर हम पारिस्थितिक देखें तो जीवधारियों और उनके आवासों के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन यह करता है। किसके बीच में? जीवधारियों एवं उनके आवासों के बीच होने वाले संबंधों का परस्पर एक प्रकार से अध्ययन करता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी जो है वह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन जो है वह किया जाता है। पारिस्थितिकी परिभाषित अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा वातावरण के समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जो भी जैविक हैं, अजैविक हैं, ये सभी चीज़ें हमने फिगर बना के अच्छे से आपको समझाई हुई हैं कि जैविक किन्हें कहते हैं, अजैविक किन्हें कहते हैं। जैसे कि जो मानव है वह जैविक है, मिट्टी है आपकी वह अजैविक है। फिगर के माध्यम से आपके पूरे पर्यावरण को हमने समझाया है। अगर आप देखना चाहें तो क्लासेस आपकी कराई गई हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 4, 5, 6 चैप्टर आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कराए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पारिस्थितिकी की परिभाषा हम एक विद्वान के अनुसार। कौन है वह विद्वान? F.R. फॉसबर्ग जो हैं उन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन जो है एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के विषय में जाने तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसे तंत्र प्रकृति में मानव हस्तक्षेप के बिना स्वतः प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार बनते हैं। और दूसरा होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे आपको कि 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक प्राकृतिक के द्वारा प्रदत्त अर्थात प्रकृति द्वारा बनाई गई होगी और एक जो मानव के प्रभाव से निर्मित हुई होगी, मानव के द्वारा निर्मित की गई होगी, उसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। मानव द्वारा निर्मित तथा नियंत्रित पारिस्थितिकी तंत्र को कृत्रिम तथा अथवा अप्राकृतिक तंत्र कहते हैं। मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बौद्धिक स्तर के पर्यावरण में परिवर्तन करता है तथा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि खेत, उद्यान, वन, फलोद्यान, बांध, नहर, चारागाह आदि मानव निर्मित अथवा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हम देखें,
पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से आशय उसके जैविक समुदाय के गठन, अजैविक पदार्थों की मात्रा तथा जलवायु संबंधी कारकों से है। इसके अंतर्गत विभिन्न पादप व जंतु जातियां, संख्या, वितरण, जैव भार, पोषक तत्व, जल, वायु, तापक्रम आदि तत्व शामिल होते हैं। आपको पिरामिड के जो भी सिद्धांत हैं हमने आपको पढ़ाए हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला हम देखेंगे प्रश्न 12वां है हमारा, विश्व स्तर पर पर्यावरण अवबोध का प्रकाश डालिए। पर्यावरणीय अवबोध के कारण ही आज विश्व भर में जनमानस में इस विषय में जागरूकता बढ़ी है और इसी का परिणाम है कि मानव एवं पर्यावरण की समस्याओं को समझने तथा सुलझाने के लिए संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया गया है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम जो कि यूनेप चालू हुआ था, आधुनिक समाज की चुनौतियों संबंधित कमेटी जो है वह CCMM, संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग जो कि बना यूनेस्को, यूनिक जो है, और यूनेस्को का मनुष्यता एवं जैवमंडल कार्यक्रम जो कि यूनेस्को चालू हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम IBP चालू हुआ था और विश्व का वन्य जीवन कोष जो है WWF आदि, यह सभी संगठन बनाए गए थे। जैसे कि हमारे द्वारा प्रभावित हो रहा है, जैसे कि आपको दिल्ली में अभी देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, यह मानव के कारण ही हुआ है। मानव ने मतलब हम सभी ने विभिन्न कारखाने लगाए, वहाँ पर पेड़ पौधे वनों को काटा गया है और बहुत अधिक मात्रा में वाहन का प्रयोग वहाँ पर हो रहा है। तो इन सभी कारणों से जो कि मानव ने किया हुआ है, पोल्यूशन जो है वह बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार विभिन्न समस्याएं आती रही हैं, अब आएंगी और आगे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इन सभी समस्याओं से सुलझने के लिए विभिन्न संगठन देशों ने मिलकर बनाए हुए हैं, विभिन्न देशों ने बनाए हुए हैं, जिससे उसका समाधान निकाला जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताइए। पारिस्थितिकी तंत्रों की संरचना के 2 घटक हैं, कौन कौन से? अजैविक या भौतिक घटक और दूसरा है जैविक घटक। यदि अजैविक या भौतिक संगठक के ऊर्जा पक्ष को अलग रूप में रखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्रों के 3 संगठक होते हैं, कौन कौन से? ऊर्जा संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक और तीसरा होता है जैविक संगठक। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सौर्यिक प्रकाश, सौरवीय विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। भौतिक संगठक के अंतर्गत स्थल, मृदा, जल, वायु एवं उनके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। और जैविक संगठन के अंतर्गत जो है पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों एवं उनके मृत भागों को जो है इसमें शामिल किया जाता है। यह आपने देख लिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खाद्य श्रृंखला से क्या आशय है? या भोजन श्रृंखला एवं भोजन जाल को स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? खाद्य श्रृंखला अथवा भोजन श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्रों में खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं का द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं का तृतीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। हमने आपको यह पूरा उपभोक्ता जो होते हैं, अपघटक जो होते हैं, इन सभी के विषय में बताया हुआ है। जैसे सबसे पहले उत्पादक होते हैं जो कि हमारे सौर्य ऊर्जा को लेकर एक प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी भी कहते हैं या उत्पादक कहलाते हैं। और इसके बाद फिर शाकाहारी जीव उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जीवों के बाद उनसे जो है कौन प्राप्त करता है? मांसाहारी जीव। मांसाहारी से भी ऊपर सर्वाहारी जो होते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, चूहा हो गया, कोई टिड्डा हो गया, यह जो है घास फूस से एनर्जी लेता है। फिर उसको जो है उसके ऊपर मेढक खा लिया, मेढक को सांप खा लेता है, सांप को देखिए नेवला खा लेता है, मोर खा लेता है, सियार उसके ऊपर खा लेता है, सियार को शेर खा लेता है, ऐसे जो है बढ़ता रहता है। तो यह जो है ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है किसके माध्यम से? खाद्य श्रृंखला के माध्यम से। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अभी तक हमने कहाँ तक देखा था, इसके आगे देखेंगे इसी प्रश्न में। एक जीव एक से अधिक पोषण स्तरों के जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करता है। जैसे कि मानव है, वह देखिए सीधे जो हमारे उत्पादक हैं, पौधों से भी वह ऊर्जा ले रहा है, मांसाहारी जीवों से, जैसे कि शाकाहारी जीवों को खा ले रहे हैं कुछ, जैसे मांसाहारी मानव हैं कौन कौन, जैसे कि वो बकरी खा ले रहे हैं और मुर्गा खा ले रहे हैं। तो विभिन्न अलग अलग जो है अधिक स्तर है, मतलब कि अलग अलग जीवों से अपने भोजन की वह पूर्ति कर रहे हैं। और इसी तरह किसी जीव को अनेक जीवों द्वारा भोजन भी बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए जो चूहा है उसको
खा ले रहे हैं, अफ्रीका में मानव भी खा ले रहे हैं, चूहे को सांप भी खा ले रहा है। तो अलग अलग जो है एक ही चीज़ को बहुत लोग खा रहे हैं, इसका मतलब यही है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं किसी न किसी क्रम में परस्पर संबद्ध होकर एक जटिल जाल बना लेती हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। टेलीग्राम पर बस एक बार रिवीजन आप कर लीजिएगा, नोट्स दिए जाएंगे, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अजैविक एवं जैविक तत्व स्पष्ट कीजिए। अजैविक संगठक के अंतर्गत समस्त जैवमंडल या उसके किसी भाग के भौतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। इस भौतिक संगठक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल को शामिल करते हैं। जैविक संगठक का निर्माण जो है 3 उपयंत्रों द्वारा होता है कि पादप तंत्र, जंतु तंत्र एवं सूक्ष्म जीव तंत्र, ये 3 तंत्र हैं। अगला हम देखेंगे अब ऑक्सीजन चक्र के विषय में। हमने आपको यह तंत्र जो है सभी तंत्र पढ़ाया है, ऑक्सीजन तंत्र, कार्बन तंत्र और फास्फोरस तंत्र। ये सभी तंत्र को अच्छे से भोजन का जो संवहन क्रिया है, हर एक चक्र को हमने पढ़ाया हुआ है। हर एक चक्र को, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, कैसे भोजन का, ऊर्जा का संवहन एक दूसरे में हो रहा है, ये इसका चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। अगर आप वहाँ देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हम देखेंगे अभी यहाँ पर ऑक्सीजन चक्र के विषय में। ऑक्सीजन चक्र के अंतर्गत स्थलीय एवं सागरीय जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय जनित ऑक्सीजन तथा ज्वालामुखी उद्भेदन के समय CO2 H2O के रूप में निकली ऑक्सीजन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार में प्रवेश होता है तथा सागरीय एवं स्थलीय जंतुओं द्वारा श्वसन, खनिजों के ऑक्सीकरण तथा लकड़ियों और जीवाश्मों खनिजों के जलने में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार में ऑक्सीजन व्यय होती है और इस चक्र को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन चक्र। और ये ऑक्सीजन का चक्र निरंतर जो है वह चलता रहता है। ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न होता है यह भी आप जानते हैं, कैसे फिर कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है और उसका चक्र किस प्रकार से चलता है, ये सभी चीज़ें आपको बताई गई। अगला प्रश्न हम देखेंगे 17वां। सर्वप्रथम किसने पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना की प्रस्तुत की थी और उसका नाम बताइए। चार्ल्स एक्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना जो है प्रस्तुत की हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण के संगठकों के प्रकार बताइए। पर्यावरण के संगठक जो है 3 प्रकार के होते हैं, पादप संगठक, जंतु संगठक और सूक्ष्म जीव संगठक। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, अस्पष्ट जैवमंडल एक परितंत्र के रूप में कीजिए। जैवमंडल एक परितंत्र के रूप में है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो जैवमंडल एक तंत्र का उदाहरण है क्योंकि यह मौलिक रूप से 3 संगठकों से निर्मित है। कौन कौन से? जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। और ये तीनों संगठक जो है आपस में एक दूसरे पर आधारित हैं, या ये संगठक जो हैं वह परस्पर अवलंबित तथा वृहद स्तरीय चक्र क्रियाविधियों द्वारा एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड भी हमने अच्छे से आपको बताया हुआ है। देखिए हर एक प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से सुनिए, जो भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछिए और टेलीग्राम पर दिए गए नोट्स से रिवीजन करिए, अच्छे से तैयारी करिए। आपके कब एग्ज़ाम है कमेंट में हमें अवश्य बताइए। आपके एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो पेपर है वह हमारे पास टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो चलिए देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड से क्या आशय है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्रथम उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं उच्चतम श्रेणी के जंतुओं की संख्या जो है जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक तरह का संबंध होता है और इस संबंधों को जब चित्र के रूप में दिखलाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार जो है सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा हुआ था। जैसे कि पिरामिड के आधार पर, संख्या के आधार पर भी बनाया जाता है, ऊर्जा के आधार पर कैसे ऊर्जा जो है एक दूसरे में जो है प्रवाहित हो रही है, ऊर्जा जाल भी बनाकर हम पिरामिड को दिखाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फास्फोरस चक्र का आशय बताइए। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस जीवों द्वारा जैविक पदार्थों के उत्पादन को निर्धारित एवं नियंत्रित करता है। जीवमंडल में फास्फोरस की सुलभ मात्रा पर्याप्त नहीं है क्योंकि फास्फोरस फॉस्फेट सेलों में पाया जाता है एवं विश्व में फॉस्फेट सेलों का वितरण जो है कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाता है। फास्फोरस का एक ऐसा रासायनिक तत्व खनिज है जिसकी गैसीय प्रावस्था में स्थित जो है कम समय हेतु होती है और यह अवसादी प्रावस्था में अधिक समय तक रहता है। वायुमंडल में फास्फोरस बहुत कम मात्रा में होता है तथा वायुमंडल में अस्थायी रूप में यह विद्यमान होता है। अगला प्रश्न हमारा, जैवमंडल से आपका क्या तात्पर्य है। जीवमंडल जो है एक जीवनदायी
यह जीवन पोषक परत होती है जो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो जीवमंडल जो है सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर तरफ जो है व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन से संभव हो पाता है। बहुत ही साधारण शब्दों में हर चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, एक बार में आपको समझ में आ जा रहा होगा। जो भी समझ ना आए हमने बताया है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे A.H. स्ट्रालर के अनुसार पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर क्या करते हैं, जीवमंडल की रचना करते हैं। अर्थात जैसे पेड़ पौधे हैं, विभिन्न जैव प्राकृतिक चीज़ें हैं, मानव से जो है वह क्रिया करती हैं, तो इनके पारस्परिक क्रिया जो होती है वही मिलकर क्या बनाती है, जीवमंडल की रचना करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जीवमंडल के अंतर्गत समस्त जीवित जीव जैसे कि जैविक घटक, भौतिक जीव जैसे कि अजैविक घटक को शामिल किया जाता है। इस जीवमंडल में जीवित जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा जीवित जीवों के मध्य सतत अंतःक्रिया चलती रहती है, होती रहती है, और जीवमंडल के इस आवरण का संगठन जो है सामान्य रूप से 30 किलोमीटर में कम मोटी वायु, जल, स्थल, मिट्टी एवं सेल की पतली परत से होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे जल चक्र। जल चक्र आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। जीवमंडल में जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि ये जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का लगभग जो है 90% भाग का निर्माण करते हैं। इनमें से जल के रूप में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन सम्मिलित रूप से सभी जीवों के सकल भार के 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व जो है वह जल करती है। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है, अतः इस तत्व के चक्र को क्या कहा जाता है, जलीय चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे पारिस्थितिकी उत्पादन से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ होता है पोषण स्तर 1 में स्वपोषित पौधों द्वारा सौरिक ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण विधि से प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों या ऊर्जा की वृद्धि दर जो होती है। अर्थात किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषित हरी पत्ती वाले पौधों द्वारा प्रति समय इकाई में संचित अथवा स्थित ऊर्जा या जैविक पदार्थों की सकल मात्रा को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखें खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में भेद बताइए। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, यह इकोसिस्टम में एक जीवन से दूसरे जीवन में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी में उपभोक्ता तथा उपघटक जो हैं अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस में बताई हुई हैं। खाद्य जाल के विषय में जानेंगे। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर क्या बनाती हैं, खाद्य जाल बनाती हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है तथा इसमें अनेकों जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे अवसाद चक्र किसे कहते हैं। अवसाद चक्र के अंतर्गत सेलों के निर्माण, उनके अवसादों के रूप में विघटन एवं वियोजन, पृथ्वी के विभिन्न पर्यावरणीय संगठनों से होकर अवसादों के संचरण और अवसादों के निक्षेपण तथा सेलों के पुनः निर्माण की समस्त प्रक्रियाओं तथा क्रिया विधियों से यह सम्मिलित किया जाता है। अवसाद चक्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले प्रक्रमों के अंतर्गत अंतर्जात प्रक्रमों, खासकर विवर्तनिक बल तथा संचलन और बहिर्जात प्रक्रमों जैसे कि नदी, वायु, हिमनद तथा सागरीय तरंग को सम्मिलित इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न हमारा है भू जैव रसायन से आपका क्या तात्पर्य है। पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों एवं अवसादों से होकर रासायनिक तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं, भू जैव रसायन कहते हैं। जैसे कि P.A. फुर्ले एवं W.W. नेवे के अनुसार जैव भू रसायन चक्र जो है वृहद स्तरीय चक्र यह होता है जिनके द्वारा अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है तथा अंत में ये तत्व पुनः अजैविक दशा में यह वापस आ जाते हैं। अर्थात अजैविक या रासायनिक तत्वों को पौधे अपनी जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं तथा उन्हें जैविक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं और ये जैविक तत्व जो होते हैं जो पहले से रासायनिक तत्व थे आहार श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न जीवों में स्थानांतरित होते हैं। इन जीवों पौधों जो कि जंतुओं के मृत्यु हो जाने पर जैविक तत्व जो हैं पुनः रासायनिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। लेखक ने जैव भू रसायन चक्र की सरल परिभाषा निम्न रूप में प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि अजैविक तत्वों रासायनिक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को ही हम क्या कहते हैं,
जैव भू रसायन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नीस की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिकी नीस की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले ग्रीनेल द्वारा 1917 में किया गया और इसका विकास जो है एवं संवर्धन चार्ल्स एल्टन ने किया हुआ था। यह जो नीस की संकल्पना है सबसे पहले इसका प्रतिपादन ग्रीनेल ने 1917 में किया था और इसका विकास किसने किया? चार्ल्स एल्टन ने किया हुआ था। परिभाषा इसकी देखें नीस के अनुसार, पारिस्थितिकी नीस जो है वह किसी खास प्रजाति को उसके पर्यावरण में कार्य की भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उसके प्रजाति अन्य प्रजातियों के साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अर्थात किसी खास प्रजाति के विषय में यह पूर्ण अध्ययन होता है, उसकी क्या कार्य की भूमिका होती है, उसकी स्थिति को वह बताता है पारिस्थितिकी नीस जो होता है। और इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? उसका उपयोग देखते हैं, उपयोग के तरीकों को देखते हैं और अलग प्रजातियों से उसकी क्या अंतःक्रिया है उसको भी हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अनुक्रम एवं सेरे को स्पष्ट कीजिए। अनुक्रम क्या होता है? पादप समुदाय या समस्त पारिस्थितिकी तंत्र में समय के परिवेश में एक दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों की समस्त प्रक्रिया को हम अनुक्रम कहते हैं। और सेरे किसे कहते हैं? एक वनस्पति समुदाय से दूसरे वनस्पति समुदाय में क्रमिक परिवर्तनों की संक्रमणकालीन अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? सेरे कहते हैं। सेरे उस समय पूर्ण होती है जब विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरने के बाद वनस्पतियों का अनुक्रम जो है समस्थिति की दशा परिणत हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कार्बन चक्र क्या होता है। कार्बन चक्र जीवमंडल में कार्बन का विभिन्न मार्गों से गमन तथा संचरण होता है। मतलब उसके विभिन्न मार्ग हैं, अलग अलग मार्गों से कार्बन का जो है संचरण होता है, गमन होता है। और इस संचरण के दौरान कार्बन के भंडार तथा गमन की 3 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला गैसीय प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंतर्गत कार्बन जो है वायुमंडल में गैस रूप CO2 में होता है। तरल प्रावस्था के अंतर्गत कार्बन जल में घुली प्रावस्था में होता है। ठोस प्रावस्था के अंतर्गत कार्बन ठोस रूप में होता है, जो अवसादों, जीवाश्म ईंधनों तथा जैविक पदार्थों में भंडारित होता है। बस बहुत ही ध्यान से आप सुनिए, देखिए हर एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आगे हम देखेंगे जीवमंडल में कार्बन ठोस, तरल, गैसीय रूपों में संचरण का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि जैविक पदार्थों के सकल शुष्क भार का 50% भाग जो है कार्बन का होता है। जीवमंडल में कार्बन का गमन जो है ऊर्जा प्रवाह के साथ जो है संबंधित होता है। अगला हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र के विषय में। हर एक चक्र आपको यहाँ पर भी अच्छे से हम बता दे रहे हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, बहुत ही कम समय में। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझ लेना है, फिर आप तो लिख देंगे ही, लिखने में आप तेज़ ही हैं। बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए, उसके विषय में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? तो जीवमंडल में नाइट्रोजन का सभी प्रकार के जीवों जैसे कि पौधों, मानव सहित जंतुओं तथा वियोजक सूक्ष्म जीवों के लिए महत्व होता है, क्योंकि यह एमिनो एसिड का एक आवश्यक भाग होता है तथा जीवों में प्रोटीन के निर्माण में एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। पौधों तथा जंतुओं के संवर्धन के लिए नाइट्रोजन के यौगिक रूप में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वायुमंडल के समस्त गैसीय संगठन का 78% पाया जाता है, परंतु जीवित जीव इनका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर पाते हैं। वायुमंडल में 78% आपका कार्बन है, तो आप कमेंट करके बताइए ऑक्सीजन आपका कितने प्रतिशत है वायुमंडल में। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रदूषक किसे कहते हैं? वे पदार्थ अथवा कारक जिनके द्वारा वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक के प्रकार हम जानें तो पहला है अपघटनीय प्रदूषक। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं वह कहलाते हैं अपघटनीय प्रदूषक, जैसे कि वाहित मल, जैवीय अवशिष्ट पदार्थ एवं कूड़ा करकट आदि। ध्यातव्य है कि इन पदार्थों की एक सीमित मात्रा ही सूक्ष्म जीवधारियों जैसे कि कवक, जीवाणु द्वारा अपघटित हो जा पाती है। जब इनका आधिक्य हो जाता है तो इनका अपघटन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जो है जीवधारियों द्वारा नहीं हो पाता। ये पदार्थ हमारे वातावरण में प्रदूषण फैलाने लगते हैं। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं थोड़ा मात्रा में प्रदूषण को कम कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जो अधिक बच जाता है वो हमारे वायुमंडल में आ जाता है। अगला हमारा है सूक्ष्म जीव द्वारा
अनअपघटनीय प्रदूषक। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते वह अनअपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये आरंभ से ही हानिकारक होते हैं, जैसे कि जहरीली भारी वस्तुएं जैसे कि सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता व फिनॉल आदि, ये सभी जो रासायनिक यौगिक हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भूस्खलन क्या है। भूस्खलन के अंतर्गत पहाड़ी ढाल के सहारे शैल खंड या मृदा का सुनिश्चित शियर तल के ऊपर से नीचे की ओर संचलन होता है। पदार्थों की प्रकृति, संचलन की दिशा एवं दर के आधार पर स्खलन को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? अवपतन, मलवा स्खलन, शैल स्खलन और चौथा है भूस्खलन। भूस्खलन की घटनाओं की दृष्टि से सबसे अधिक सुभेद्य क्षेत्र हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, हिमालय और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जो है उसमें भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, भूस्खलन अर्थात धरती जो है उसकी स्खलित हो जाती है, हिल जाती है। अगला हम देखेंगे, इसके आगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण देवालयों को जाने वाली सड़कों के सहारे आए दिन भूस्खलन होते रहते हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जब कोई केदारनाथ जाता रहता है कि भूस्खलन हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, सरकार ने इतने लोगों को बचाया, राहत की सांसें अभी चल रही हैं, ये सभी आप न्यूज़ देखते होंगे। अगला हम प्रश्न देखेंगे, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए सर्वप्रथम। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका वीडियो जो है इसका पार्ट कल आ जाएगा, तो चैनल पर बने रहिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ऐसे ही आप क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगला हम प्रश्न देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर होता है। प्रदूषण वह है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है और प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। बहुत ही अच्छे तरीके से यह वीडियो लेक्चर हमने समाप्त की। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स लीजिए, रिवीजन कीजिए, बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।